नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। और इवनिंग एजेंडा में बलौदा बाजार में तोड़फोड़ हुई है। वहां पर किस तरह से आगजनी की घटना को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी की जांच टीम बलौदा बाजार पहुंची, लेकिन इस पर कांग्रेस ने क्यों ऐतराज जताया, खबर में आपको बताएंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ में महापौर के चुनाव को लेकर सरकार कर सकती है नियमों में बड़े बदलाव, तो क्या बदलाव हो सकते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बात होगी सतना और गरियाबंद की, जहां शव मिले हैं, इससे जुड़ी खबर क्या है, पूरी अपडेट आपको देंगे। बात करेंगे मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में लोगों ने ली है राहत की सांस। क्यों? क्योंकि यहां बदला है मौसम का मिजाज। छत्तीसगढ़ में लेकिन गर्मी का क्या है हाल, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो वहीं निवाड़ी के ओरछा में मंदिर परिसर के पास चल रही थी खुदाई में चौंकाने वाला स्ट्रक्चर मिला है। क्या है वो स्ट्रक्चर, इसके बारे में आपको देंगे पूरी डिटेल। साथ ही बाघ और शावक की मस्ती की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे हम इवनिंग एजेंडा में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बलौदा बाजार की, जहां तोड़फोड़ हुई और आगजनी की घटना की तपिश कम होती नजर नहीं आ रही है। इसे लेकर प्रदेश में सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर समाज को भड़काने का आरोप लगाया है। तो इस बीच बीजेपी की जांच टीम गिरौदपुर के अमर गुफा पहुंची और पुजारी से बातचीत की। लेकिन बीजेपी की जांच टीम पर कांग्रेस क्यों सवाल खड़े कर रही है, देखिए। बलौदा बाजार में कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को लेकर सरकार एक्शन में नजर आ रही है। 130 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। षड्यंत्र किसने रचा, इसे लेकर भी जांच की जा रही है। इस बीच खाद्य मंत्री दयाल सिंह बघेल ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि कांग्रेस समाज के लोगों को भड़काने का काम कर रही है। मेन भूमिका तो कांग्रेसियों का है। समाज को बदनाम करने के लिए इन लोगों का षड्यंत्र है। आप सबको देख ही रहे हैं। 15,000 लोगों को भोजन का व्यवस्था, बस गाड़ी का व्यवस्था, और मंच में कौन बैठा वो भी दिख रहा है। देवेंद्र यादव क्या सतनामी है, और उसके साथ और कौन कौन है वो भी दिख रहा है। देवेंद्र यादव का खुला चैलेंज है, मंच की कोई फोटो दिखा दे, जो हम दिखा देंगे, दिखाएंगे मंच का फोटो दिखाएंगे। हिंसा मामले की जांच के लिए बीजेपी की टीम गिरौदपुरी के अमर गुफा भी पहुंची। बीजेपी ने जांच के लिए 5 सदस्यों की टीम बनाई है। टीम ने अमर गुफा का मुआयना किया, साथ ही पुजारी से बातचीत की। टीम ने पीड़ितों से भी मुलाकात की। उधर कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी की बनी टीम पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीला आनंद शुक्ल ने कहा कि सत्ताधारी दल का जांच टीम बनाना हास्यास्पद है। कांग्रेस कल सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। जिलों में यदि कलेक्टर एसपी के कार्यालय फूंक दिए जा रहे हैं, आम आदमी के वाहनों को सड़क पे रोक के जला दिया जा रहा है, तो इससे ज़्यादा भयावह स्थिति नहीं बन सकती है। इसके विरोध में, राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में एक दिन विरोध प्रदर्शन, धरना आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 18 तारीख को मंगलवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना आयोजित किया जाएगा। सरकार में बैठे हुए लोग, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री इतने सक्षम नहीं है कि उस घटना की निष्पक्ष जाँच करवा पाएंगे। इसीलिए पार्टी ने अलग से जांच टीम बनाया है। हमने जांच टीम बनाया था, हम विपक्ष में हैं। यह हमारा दायित्व बनता है कि हम वहां की वस्तुस्थिति का पता करें। अमर गुफा में तोड़फोड़ की घटना काफी पहले हुई थी, लेकिन कार्रवाई में देरी हुई। यही नहीं, घटना को लेकर सतनामी समाज नाराज भी था। और इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचेंगे, इसे समझने में भी प्रशासन से भारी चूक हुई। घटना हो चुकी है, ऐसे में इस पर सियासत जारी है। जाहिर है कांग्रेस इस मुद्दे को गरमाए रखना चाहती है, ताकि इसका सियासी फायदा भी उठाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। छत्तीसगढ़ में नवंबर-दिसंबर में निकाय के चुनाव होने हैं। इस बीच सरकार ने चुनाव के नियमों में बड़ी तब्दीली के संकेत दिए हैं। कल इसे लेकर बीजेपी विधायकों की बैठक भी हुई। नियमों में क्या बदलाव किए जा सकते हैं और इस बार कैसे नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव की तरह ही कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में निराशा हाथ लगी है और महज एक लोकसभा सीट के साथ उसे संतोष करना पड़ा है। अब नवंबर-दिसंबर में नगर निकाय के भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव की तैयारियों पर फोकस करना शुरू कर दिया है।
इस बीच सरकार ने निकाय चुनाव के नियमों में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। कहा जा रहा है कि इस बार छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो सकते हैं, यानी महापौर को चुनने का अधिकार जनता को दिया जा सकता है। इससे पहले जब सत्ता पर भूपेश बघेल सरकार काबिज हुई थी, तब अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव किए गए थे और पार्षदों ने महापौर को चुना था। रविवार को रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में निकाय चुनाव के नियमों को लेकर चर्चा की गई। ज्यादातर विधायकों ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने पर अपनी सहमति दे डाली। सरकार सभी वर्गों से इस मसले पर सुझाव लेने के लिए जल्द समिति का गठन कर सकती है। उधर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने को लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने धांधली करके महापौर बनाने के बीजेपी पर आरोप लगाए। साथ ही ये भी जोड़ा कि किसी भी प्रणाली से चुनाव हो कांग्रेस तैयार है। पूरा भरोसा है कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आएंगे। प्रत्यक्ष प्रणाली से करा लें या फिर अप्रत्यक्ष प्रणाली से करा लें, हम हर ढंग से इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार यदि परंपरा को बदलने जा रही है, पिछली सरकार ने ही अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव चालू करवाया था, यह सरकार सीधे चुनाव कराने जा रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार के अंदर डर समाया हुआ है। उसे नहीं लगता है कि पूरे पार्षद उसकी बड़ी संख्या में जीत के आएंगे। धांधली करके अपने अध्यक्ष, अपने महापौर बनाने के उद्देश्य से सब किया जा रहा है, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार हैं और परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। जहाँ तक नियमों की बात है, अविभाजित मध्य प्रदेश में पार्षद ही महापौर का चुनाव करते थे, लेकिन 1999 में मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने नियमों में बदलाव किया और महापौर चुनने का अधिकार जनता को दे दिया। छत्तीसगढ़ में 2018 में भूपेश बघेल की सरकार में और इसने नियमों में बदलाव करते हुए महापौर चुनने का अधिकार पार्षदों को दे दिया। अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और माना जा रहा है कि इस बार प्रत्यक्ष प्रणाली से ही निकाय चुनाव होंगे और जनता महापौर का चुनाव करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में मैहर पहाड़ी पर मिले कंकाल की गुत्थी सुलझा ली गई है। शवों की शिनाख्त कर ली गई है और परिवार वाले भी मिल गए हैं। तो वहीं गरियाबंद में रोशनी साहू के शव के अंगों की अब भी तलाश जारी है। क्या है ये दोनों मामले, इस रिपोर्ट में देखिए। गरियाबंद में रोशनी साहू के अंगों की अब भी तलाश जारी है। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड की टीम पसौद गांव पहुंची और गायब अंगों की तलाश की गई, लेकिन कोई कामयाबी पुलिस को नहीं मिल पाई। पसौद में रोशनी साहू के 100 से अंग गायब करने के मामले में एक नया मोड़ आया है। काला जादू के वारदात में एक नया मोड़ आया है। दफनाया गया जगह है, उसे खोद कर जब डॉग को उसकी स्मेल सुंघाया गया तो ठीक उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पहले शक किया गया था कि उसके हाथ को यहाँ गड़ाया गया है। यहाँ बरामद तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ मुख्य शव से 2 हाथ गायब है और इसी अंगों को ढूंढने के लिए ग्रामीण जो है पुलिस से लगातार मांग करी थी और देखी कि पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। रोशनी साहू के परिजन पूरी घटना को लेकर नाराज हैं। ग्रामीण भी घटना को लेकर गुस्से में हैं। दरअसल 2 महीने पहले तबीयत खराब होने की वजह से रोशनी साहू की मौत हो गई थी। परिजनों ने शव को दफना दिया था। करीब 15 दिन पहले गांव में ये खबर फैली कि किसी ने शव को निकाल लिया और अस्थि अवशेष शव से निकाले हैं। परिजनों और ग्रामीणों ने फिंगेश्वर थाने पर हंगामा किया। पुलिस ने पहले खुदाई कराई, लेकिन तब कुछ नहीं निकला। नाराज ग्रामीणों ने दफन शव को निकालकर उसकी जांच की मांग कर डाली। इसके बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार किए गए कब्र की खुदाई की और तब लाश के हाथ और खोपड़ी गायब मिले। पुलिस ने तंत्र मंत्र को लेकर जांच की और तांत्रिक समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की गई, लेकिन शव के गायब अंग अब तक नहीं मिले। उधर मैहर में कंकाल मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। मैहर पहाड़ी पर मिले तीनों कंकाल एक परिवार के लोगों के थे। पुलिस के मुताबिक मां और 2 बेटों ने सुसाइड किया था और तीनों सीधी जिले के रहने वाले हैं। ये तीनों 5 महीने पहले लापता हो गए थे। तब से परिजन उनकी खोजबीन कर रहे थे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। जानकारी के बाद सीधी से परिजन मैहर पहुंच चुके हैं और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
विश्व प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक नगरी ओरछा में खुदाई के दौरान कई पुराने अवशेष मिल रहे हैं। पार्किंग के पास खुदाई में एक छोटी मंदिरनुमा आकृति मिली है। जब उसे खोदा गया तो एक मंदिर और एक बरामदा मिला। फिलहाल काम को रोक दिया गया है। अब आगे का काम एक्सपर्ट की निगरानी में मशीनों से नहीं बल्कि हाथों से होगा। इससे पहले भी राजमहल में रेनोवेशन के दौरान एक बस्ती के अवशेष मिल चुके हैं। ये धरोहरें करीब 500 साल से भी पुरानी बताई जा रही हैं। ओरछा में श्री राम राजा मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र मिलाकर श्री राम राजा लोक का निर्माण किया जा रहा है। रामलोक का जो काम चल रहा है बारी चतुर्भुज मंदिर के सामने, वहाँ पे कल शाम को जेसीबी से जब जहाँ खुदाई की जा रही थी तो एक स्ट्रक्चर नीचे जमीनी सतह के बेसमेंट में मिला है और उसको देखा गया तो एक बड़ा सा दालान और पास में उसके एक कुआं और एक छोटा मंदिर भी वहाँ प्राप्त हुआ है। तो उसकी अभी निरीक्षण किया गया है और उसको मशीनों द्वारा ना काम करते हुए मैनुअल मजदूरों के द्वारा सफाई करके फिर देखा जाएगा कि क्या है पूरा स्ट्रक्चर। जी बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि ओरछा जो है काफी प्राचीन शहर है। बहुत सारी जगह हमें छोटे छोटे कोठियां और महलों के अवशेष प्राप्त होते हैं और इसी ये जो बेसमेंट प्रथा है ओरछा में बहुत पहले से ही चली आ रही है, तो निश्चित ही मिलेगा, हर जगह ही मिलेगी। तो अयोध्या में रामलला के मंदिर में 1600 किलो की हनुमान जी की गदा और 1100 किलो का राम धनुष चढ़ाया जाएगा, जिसे राजस्थान से अयोध्या लाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, ये है पंचधातु से बनाई गई 1600 किलो की हनुमान जी की गदा और ये है 1100 किलो का राम धनुष। इसे देखने वाले हैरान हो जाते हैं। इसे लेकर राजस्थान के शिवगंज से अयोध्या पहुंची हैं आचार्य डॉक्टर सरस्वती गौर। उन्होंने कारसेवकपुरम में इस गदा और धनुष को राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को समर्पित किया। इस दौरान रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास मौजूद थे, जिन्हें हनुमान गदा भेंट कर राम मंदिर में समर्पित किया है। भगवान राम के प्रति अन्यन भक्ति हमारे अंदर प्रतिदिन एक ज्वार के रूप में रहती है, लेकिन एक कोई अवसर नहीं था हमारे पास में कि हम उसको कैसे उसको हम बाहर लेकर आए, हम उसको कैसे प्रदर्शित करें। लेकिन जब 22 जनवरी को जब भव्य राम मंदिर का यहाँ निर्माण हुआ, हमारे रामलला को टेंट से यहाँ पर एक सुंदर से राजमहल में जब यहाँ स्थापित किया गया, तब हमें भी एक आशा जगी कि हम भी अब अपनी भेंट यहाँ पर चढ़ावे के रूप में अर्पण करवा सकते हैं। इस गदा और धनुष को राजस्थान में भगवान शिव की नगरी शिवगंज में तैयार किया गया है। बीते दिनों राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सिरोही से इसको केसरिया झंडा दिखाकर अयोध्या रवाना किया था। आचार्य डॉक्टर सरस्वती देव कृष्ण का कहना है कि प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद पूरे देश दुनिया के राम भक्तों ने एक अलग ही आस्था प्रभु राम के प्रति दिखाई है, तो वो भी प्रभु राम को कुछ न कुछ समर्पित करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने पंचधातु से निर्मित 1100 किलोग्राम का एक राम धनुष और 1600 किलोग्राम की हनुमान जी की गदा जो पंचधातु में तैयार करवाया। चंपत राय ने कहा था कि इन दोनों वस्तुओं को राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इसको बनाने के लिए काफी समय लगा। राम नवमी से इसका कार्य लगातार चल रहा था। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि प्रभु राम और पवन पुत्र हनुमान के अलग अलग शस्त्र हैं। प्रभु राम का शस्त्र तीर धनुष है तो पवन पुत्र हनुमान का शस्त्र गदा है। जब प्रभु राम वनवास जाने लगे तब भी धनुष को नहीं छोड़ा था। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान का शस्त्र भी गदा है, जिसके माध्यम से पवन पुत्र हनुमान शत्रुओं का विनाश करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। और यह जो समर्पित होगा और रामलला के लिए, वह रामलला के धनुष बाण को स्थापित किया जाएगा और उसके बाद गदा भी स्थापित होगी। यह जो भी भक्तगण आएंगे वो रामलला का दर्शन करेंगे और साथ साथ उस धनुष बाण के भी दर्शन करेंगे। इसलिए यह जो कार्य किया जा रहा है बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है। इस गदा और धनुष को देखने वाले लोग जोश से गदगद हो जाते हैं। भगवान राम और हनुमान जी के प्रति उनकी श्रद्धा उमड़ने लगती है और ये धनुष और ये गदा चर्चा की विषय बनी हुई है। अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में मौसम सुहावना हो गया है। कुछ जगहों पर झमाझम बारिश हुई है तो कुछ जगहों पर लू के थपेड़े हैं तो आंधी और बारिश का अलर्ट भी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में प्रचंड गर्मी को देखते हुए स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। भोपाल में लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। मॉनसून से पहले यहां झमाझम बारिश हुई। सुबह ही मौसम सुहावना हो गया और बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी। वहीं छतरपुर में प्री मॉनसून की बारिश होने से लोगों को बड़ी राहत मिली। तेज हवा के साथ हो रही बारिश की वजह से हवा में ठंडक घुल गई और ये तपती गर्मी को भुला देने के लिए लोगों को काफी लगा। कुछ ऐसा ही नजारा अनूपपुर में नजर आया। तेज आंधी आई, फिर बारिश ने लोगों को खूब भिगोया। मौसम विभाग ने 10 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट भी जारी किया है। वहीं 3 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि यहां फिलहाल लोगों को किसी तरह की गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो यहां प्रचंड गर्मी जारी है। भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने गर्मी की छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला किया है। अब छत्तीसगढ़ में सभी स्कूल 25 जून तक बंद रहेंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए गर्मी की छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। इसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है टीकमगढ़ से, जहां थैले में एक नवजात मिला है। तपती गर्मी में एक थैले में बंद मिला ये नवजात। डायल 100 की टीम ने नवजात को अस्पताल पहुंचाया है। सुभाषपुरम कॉलोनी की घटना है, जहां नवजात का इलाज अब किया जा रहा है। इसी थैले में बंद नवजात मिला है और डायल 100 की टीम को सूचना दी गई। डायल 100 की टीम ने नवजात को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका ट्रीटमेंट जारी है। तपती गर्मी में थैले में बंद मिला ये नवजात। राजीव रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव, जरा बताएं, जानकारी दें। देखिए, आज दोपहर में ये थैला सुभाषपुरम कॉलोनी में पड़ा हुआ था और लोगों को जब बच्चे की रोने की आवाज आई तो उन्होंने तुरंत डायल 100 को सूचना दी और डायल 100 की गाड़ी ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जाकर थैले में देखा तो एक नवजात शिशु था जिसकी सांसें चल रही थी। जिसके बाद जो डायल 100 की टीम है उन्होंने तत्काल उसको जिला अस्पताल ले गए और जो आईसीयू वार्ड है वहां पर भर्ती कराया है और फिलहाल जो नवजात शिशु है उसका इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आखिर बच्चा कहां से आया और किसने छोड़ा है राजीव, तो किस तरह से पता लगाया जा रहा है कि बच्चा किसने यहाँ पर छोड़ा होगा? क्या वहाँ आसपास कैमरे लगे हुए हैं? किस तरह से पुलिस इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है? बिल्कुल, जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर जो भी है बच्चे को छोड़ गया है उसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस की टीमें हैं जो लगातार अब सर्चिंग में जुट गई हैं कि बच्चा कहां से आया और किसने इसको इस तपती गर्मी में और थैली में बंद करके छोड़कर भाग गए हैं। और फिलहाल जो पुलिस है वो उसने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और जो बच्चा है उसका अभी उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है और डॉक्टरों की देखरेख में पूरी टीम बच्चे को इलाज में जुटी हुई है। राजीव रावत, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हम लोग को राज्य स्तरीय 100 डायल भोपाल से एक इवेंट मिला था 2:45 बजे के लगभग कि कोई बच्चा सुभाषपुरम कॉलोनी के यहाँ पे मिला हुआ है। तो हम लोगों ने जाके देखा तो एक बैग में थैले में रखा हुआ था, उसको खोल के देखा तो बच्चे की सांसें चल रही थी। तो हम लोग 100 डायल से तुरंत उसको जिला अस्पताल टीकमगढ़ लेके आए। यहाँ वार्ड में डॉक्टर साहब को बताया, उन्होंने तुरंत उसको भर्ती किया है। बता रहे सीरियस है, अब उसकी सांसें चल रही हैं, अभी भर्ती है। अब आगे जो भी और उससे मारना शुरू कर दिया सर मेरे को। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बफर जोन में बाघ फैमिली का खूबसूरत नजारा देखने को मिला है। पनपथा बफर जोन में नाइट सफारी के दौरान बाघिन के साथ उसके 2 शावक नजर आए और किस तरह शावक जो है अपनी मां के साथ यहां पर बैठे हुए हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जो टूरिस्ट यहां पर नाइट सफारी के लिए निकले थे उन्होंने जब इस दृश्य को देखा तो अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में इसे रिकॉर्ड कर लिया। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। तो बाघिन अपने 2 बच्चों के साथ
आप देख सकते हैं मां के साथ दोनों बच्चे बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं। और उमरिया बांधवगढ़ नाइट सफारी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। खबरें लगातार जारी हैं, यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वायु सेवा संघर्ष